Hey viewers, I'm Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्टर्स, राइट? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टैरिशरी सेक्टर। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, राइट? आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टैरिशरी सेक्टर। टैरिशरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है? आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे 1973 से 2003 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें टैरिशरी सेक्टर ने बहुत ग्रो किया। वाई जस्ट ग्रो द टैरिशरी सेक्टर? क्यों सिर्फ टैरिशरी सेक्टर ने ही ग्रो किया? ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ टैरिशरी सेक्टर ने ही ग्रो क्यों किया? ये एक रीजन क्या है हमारा माइंड में आता है, तो रीजन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फॉर एनी डेवलपिंग नेशन बेसिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट्स आर द नेसेसरी। इन अ डेवलपिंग नेशन द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। सबसे पहली बात कि किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए ये बेसिक सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, कोर्ट्स हो गए, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं। और जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट ये सब चार्ज लेती है, ये सब चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो खुद ही लेती हैं। इसी वजह से जो इंडिया है उसके अंदर टैरिशरी सेक्टर की ग्रोथ हो पाई है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर विल नीड सर्विसेज लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। हेंस टैरिशरी सेक्टर विल इंक्रीज साइड बाय साइड। जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए हमारी टैरिशरी सेक्टर का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गुड्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इस तरीके की जो हमारी फैसिलिटीज होती हैं वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और ये सब हमारी टैरिशरी सेक्टर में आती हैं। तो यही बात इसमें लिखी है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के साथ साथ टैरिशरी सेक्टर की डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और होता ही है। साइड बाय साइड उनकी डेवलपमेंट चलती है तो टैरिशरी सेक्टर की भी डेवलपमेंट चलती है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एज द इनकम लेवल राइज, जैसे जैसे लोगों की इनकम राइज हुई है पिछले कुछ सालों में, जैसे जैसे लोगों की इनकम राइज हुई है, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग सर्विसेज लाइक शॉपिंग, टूरिज्म एक्सेट्रा। सो टैरिशरी सेक्टर भी एक्सपैंड हुआ है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है उसी तरीके से लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। किस चीजों को लेकर? उन सर्विस सेक्टर को लेकर, राइट? जैसे टूरिज्म को लेकर, होटल्स और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहां शॉपिंग मॉल्स हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी लोगों की क्या जो डिमांड्स हैं वो क्या हुई हैं, वो इंक्रीज हुई हैं। तो इससे टैरिशरी सेक्टर भी एक्सपैंड हुआ है। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट पॉइंट में ओवर पास्ट डिकेड्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन ड्रास्टिकली, हैंस इट रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ टैरिशरी सेक्टर इन इंडिया। पिछले कुछ सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ज्यादा ग्रोथ पाई है, जिसकी वजह से टैरिशरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। यही 4 रीजंस हैं जहां जो इंडिया का जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो मोर देन 50% है, राइट? टैरिशरी सेक्टर के अंदर है। इसी वजह से यही सारे पॉइंट्स हैं कि आपके जो जीडीपी है, I mean, जो टैरिशरी सेक्टर है वो कुछ सालों में डेवलप हो पाया है और इसी तरीके से ग्रोथ हो पाई है। जैसे अदर सेक्टर्स की हुई है ऐसे ही टैरिशरी। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, इंडिया के मोर देन 50% लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में एंगेज्ड हैं। बट जीडीपी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जीडीपी कैलकुलेशन में
प्राइमरी सेक्टर्स का सिर्फ 18 to 20% का ही शेयर है। ठीक है, ऐसा क्यों है? दैट मीन्स जितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जितना लोग एंगेज्ड हैं उतना प्रोडक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है, राइट? तो देखिए कैसे। सो मोर पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है, ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए है कि प्राइमरी सेक्टर में जितना लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है उतने लोग वर्किंग हैं, राइट? सो इफ सम आर रिमूव्ड, अगर हम कुछ को रिमूव कर दें तो जो प्रोडक्शन है विल नॉट बी अफेक्टेड, उस प्रोडक्शन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड। इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं कि जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उतने पर्सन की और वो लोग उस प्रोडक्शन में एम्प्लॉयड हैं, तो ये हमारे क्या बोला जाएगा कंडीशन? अंडर एम्प्लॉयड, राइट? अगर हम उन्हें रिमूव कर दे तो हमारी प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। यहां हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे लक्ष्मी का। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर लैंड है जो अनइरिगेटेड है, राइट? तो उस लैंड पर सिर्फ और सिर्फ वो उस लैंड पर रेन पर ही डिपेंड है। उस लैंड के लिए वो रेन पर ही डिपेंड है कि बारिश होगी तो उसकी अच्छी फसल होगी। उस लैंड पर उस लैंड पर ज्वार और अरहर दोनों को ही वो ग्रो करती है। ठीक है, लक्ष्मी के घर में 5 मेंबर्स हैं और सारे मेंबर्स जो हैं उसी लैंड पर वर्किंग हैं। नन ऑफ दिस आइडियल, कोई भी खाली नहीं है, कोई भी फ्री नहीं बैठा है, बट वो अदर वर्क भी नहीं कर रहा है, वो काम ही उसी लैंड पर कर रहा है, राइट? तो जो लेबर है जो लेबर एफर्ट्स हैं वो डिवाइड होने चाहिए। इस कंडीशन में एक ही लैंड है जो इतनी छोटी लैंड है और उस पर 5 मेंबर काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? लेबर एफर्ट जो है वो डिवाइड होने चाहिए, बट यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है बट फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयड। इसे हम अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे। जो मैंने अभी आपको यहाँ बात बोली है इसको मैंने एक एग्जाम्पल से कवर किया, जो मैंने लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया जिसके घर में 5 मेंबर्स हैं और सारे के सारे उसी लैंड पर वर्किंग हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम कर रहा है। अगर हम इनमें से किसी को रिमूव कर दे तो क्या हमारी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा? नहीं, हमारी प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। So to someone who doesn't have a job and is clearly visible as unemployed, right? It is also called disguised unemployed. Disguised unemployed भी इसे हम बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक और इससे सिचुएशन रिलेटेड बताती हूँ। सुखराम जो है वो एक लैंडलॉर्ड है और वो क्या करता है, लक्ष्मी की फैमिली में से जो 2 पर्सन्स हैं उनको हायर कर लेता है, राइट? और इससे क्या होगा कि जब सुखराम ने 2 पर्सन्स को हायर किया है, इससे क्या होगा कि जो लक्ष्मी की फैमिली है वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाएगी, राइट? और इससे उसकी फैमिली अच्छे से रह पाएगी। जब 2 लोग जाएंगे, 2 लोग मूव हो गए, तो इससे क्या होगा कि उनकी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 2 और लोग कुछ और काम करने लग गए तो इससे कोई भी उनकी प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो लोग फैक्ट्री में वर्क करने लग गए, इससे क्या होगा कि लक्ष्मी की फैमिली की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी और जो अपनी लैंड है उस पे भी प्रोडक्शन चलती रहेगी। इससे क्या हमने इस एग्जाम्पल से क्या देखा कि जो लक्ष्मी की फैमिली है उसमें जितने सारे लोग थे सभी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं और एक ही लैंड से नहीं, अलग अलग काम से, अलग अलग अपने वर्क से वो कुछ ना कुछ अर्न
कर रहे हैं, राइट। अब इससे ये जो सिचुएशन है, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये अदर सेक्टर्स में भी है। हजारों वर्कर्स जो हैं ये अर्बन एरिया में भी सर्विस सेक्टर में हैं, जो डेली के एम्प्लॉयमेंट है वो सर्च करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन्स, ठीक है। हम अदर लोगों को भी देखते हैं कि जो गलियों में ठेले चला रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, ठीक है, अपने सामान को सेल करते हैं। दे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल। वो अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। हम लोग ये देखते हैं, ये कंडीशन हमें बहुत देखने को मिलती है अर्बन एरिया में कि लोग जो हैं पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं और अर्न थोड़ा सा कर पाते हैं। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। वो इसी तरीके का काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। तो ये चीज जो है ये हमें ये चीज सिखाती है कि किस तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। इसके बाद चलते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्रीज। हम अपनी इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, टूरिज्म प्रमोट, और हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ये तो थे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, ये हमारे थे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, राइट। बट ये गवर्नमेंट ने 2005 के अंदर एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट किया था जिसका नाम था नरेगा। आप इसको जानते होंगे, नेशनल रूरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, ये गवर्नमेंट ने 2005 में इम्प्लीमेंट किया था। इसका मतलब क्या था? इसमें इन दिस people are guaranteed 100 days assured employment। If the government fails to do so, then unemployment allowance is given। गवर्नमेंट जो थी वो काम प्रोवाइड कराती थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाती थी, राइट। और अगर वो नहीं दिला पाती थी तो उसे अलाउंसेस देने पड़ते थे, लाइक बेरोजगार भत्ता जिसे बोलते हैं, वो देना पड़ता था। इसमें मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स के सिटीजन्स हैं, उनके 100 डेज से ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट एश्योर्ड कराया गवर्नमेंट ने कराएगी, और अगर नहीं करा पाती तो अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंसेस है वो देगी। इस एक्ट के अंदर ये आता है। ये एक्ट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में यूजफुल साबित हुआ। ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट का इतना बढ़िया डिसीजन था कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में, रेज करने में बहुत साथ दिया। सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर में इतना ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो है, बट प्रोडक्शन नहीं, उतना नहीं मिल पा रहा जितने लोग एंगेज्ड हैं, राइट। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से लोग एंगेज्ड हैं इस एक्टिविटीज में। ये भी पढ़ा कि हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, सी यू सून, बाय बाय। Subscribe please।